हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 11th क्लास का सिलेबस हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के आधार पर आज हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 9 और 10th में अब तक आप लोग सिर्फ एक साइंस सब्जेक्ट पढ़े थे और केमिस्ट्री पढ़े थे, लेकिन जब हम लोग 11 और 12th में आते हैं तो यहाँ पर सिलेबस कुछ इस तरह से हो जाता है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो केमिस्ट्री है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। और जो एनसीईआरटी का एक पैटर्न है उसमें क्या किया गया है कि 50% फिजिकल केमिस्ट्री को 11th क्लास में रखा गया है, फिर 50% को 12th क्लास में रखा गया है। तो हर एक डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को क्या किया गया है कि 50% बांट दिया गया है 11th एंड 12th में। एक और होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, हम वहाँ उतना बेसिस पर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पर हम लोग फोकस करेंगे और आज लेक्चर शुरू हो रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो उसमें सबसे पहला है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं तो केमिस्ट्री को समझना होगा कि केमिस्ट्री होता क्या है। और केमिस्ट्री को समझने से पहले चूँकि आप एक साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है कि किसी भी फेनोमेना के बारे में एक सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं। द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनी फेनोमेना इज़ कॉल्ड साइंस। अब उस साइंस के अंदर बहुत सारे साइंस आते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल साइंस में होते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब बाकी का क्या है वो बाकी लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा विषय है केमिस्ट्री, रसायन। जब हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टी एंड एनर्जी चेंज ड्यूरिंग वेरियस फेनोमेना। मैटर के एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और जो ऊर्जा परिवर्तन है, एनर्जी चेंज है किसी भी फेनोमेना के दौरान, किसमें, मैटर में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। मतलब कि आप मैटर पढ़े कि केमिस्ट्री पढ़ लिए। जैसे ही आप मैटर पढ़े कि आप क्या पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए। मतलब यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द कॉम्पोजिशंस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पर डबल टी होगा, ये छुटा हुआ है। तो केमिस्ट्री हो गया। अब मैटर को स्टडी शुरू करते हैं। पहले तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया आपको, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि 3 ब्रांच है आपको केमिस्ट्री में। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसा कि हम बताएं हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग पहले पढ़ेंगे। मतलब बच्चों ध्यान से देखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री आपका टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है। और फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ 50% पार्ट अगर हम बात करें तो इसका 50% पार्ट आपको यहीं पर डिस्कस करना है 11th क्लास में। ऑर्गेनिक में जाएंगे तो इसका 50% आ जाएगा और इनऑर्गेनिक का 50%। मतलब कि ये एक पूरा एग्जैक्टली हम परसेंटेज नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट यहाँ पढ़ना है तीनों का, फिर तीनों का 12th में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ना होता है। तो ये ब्रांच होता है इसका। आगे अब मैटर क्या है, शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो लॉ पर बेस्ड होता है। इसमें सिर्फ लॉ है, प्रिंसिपल है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। जब ये आप पढ़ लेते हैं तब आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ने में सहूलियत होता है। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लें, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लें। तो केमिस्ट्री के डिफिनीशन के बाद जैसा कि देखें कि मैटर को पढ़ना ही केमिस्ट्री होता है। तो मैटर क्या है, स्टडी शुरू करते हैं। मैटर कोई भी चीज़ हो सकता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैज मास। जो जगह छेकता है, जिसके अंदर मास होता है, वो सभी क्या होते हैं, मैटर होते हैं। मैटर दिखाई दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जैसे हम एयर की बात करें तो एयर जगह छेकता है, दे ऑक्यूपाई ए स्पेस, तो वो जगह छेकता है, वो भी मैटर हुआ। बट कैंट बी विजिबल, वो विजिबल नहीं है। तो मैटर क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ जो जगह छेकता है, जिसके अंदर मास है, दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई ए स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और एग्जाम्पल में बहुत चीज़ ले सकते हैं आप, अर्थ, वाटर, एयर, सन, टेबल, मैन। जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है, लाखों करोड़ चीज़ जो आपको सामने में दिखाई देता है, वो सारा का सारा क्या है, मैटर। अब एक यहाँ पर छोटा सा चीज़ देखिएगा कि ऐसा कोई भी चीज़, एक वर्ड है यहाँ पर सब्सटेंस।
मैटर को कब हम यूज़ करते हैं, सब्सटेंस को कब यूज करते हैं? मैटर तब बोलते हैं जब पूरे चीज़ की बात कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ मैटर है, एनीथिंग मैटर है, जिसमें जगह क्षेत्र है, जिसमें भार है, अभी जस्ट डिस्कस किया आपको। लेकिन अगर ऐसा कोई भी चीज़ जो रिएक्ट करता है, जो रिएक्शन से उसका रिलेशन होता है, दे कैन रिएक्ट, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, उन सारे चीज़ को, वो मैटर तो है ही लेकिन उसको एक और भी चीज़ कहा जा सकता है और उसको हम बोल सकते हैं सब्सटेंस। मतलब सारे मैटर सब्सटेंस नहीं हो सकते, ये आप बोल सकते हैं सारे मैटर सब्सटेंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे मैटर रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सारे सब्सटेंस को आप मैटर बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस है वो सबसेट है मैटर का। तो मैटर, सभी मैटर सब्सटेंस नहीं होंगे लेकिन सारे सब्सटेंस क्या होंगे? मैटर होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि एनीथिंग विच कैन रिएक्ट इज कॉल्ड सब्सटेंस। रिमेंबर्ड ऑल मैटर नॉट सब्सटेंस बट ऑल सब्सटेंस आर मैटर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को थोड़ा ठीक से पढ़ने के लिए, मैटर को ठीक से पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया और वो मैटर को डिवाइड करने का आधार है एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग को पता है कि मेन जो होता है वो 3 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 2 और यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये भी एक तरह का स्टेट ऑफ मैटर में ही ये आ जाता है। ये एक नया खोज है, प्लाज्मा है जिसको हम बोलते हैं, या फिर है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और वैसे तो लिखने के लिए कोलाइडल स्टेट भी लोग लिखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर मेन रहेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या है। वैसे आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं। सॉलिड है क्या? जिसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार पकड़ लेता है, मतलब कि उसका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसा आकार वाले बर्तन में रखेंगे वैसे शेप को वो एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए उसका शेप फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है उसका। 1 लीटर तो 1 लीटर, आप दबा के उसको 1.5 लीटर नहीं कर सकते। अगर गैस की बात करें, इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। गैस को 1 लीटर में अभी रख सकते हैं और अगर 2 लीटर में रखेंगे तो वो 2 लीटर जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं हुआ। कंटेनर जैसा भी रखिए, सिलेंडर में रखेंगे सिलेंडर के आकार में ये चला जाएगा, बॉल में रखेंगे बॉल के आकार में ये फिट हो जाता है। तो मतलब गैस के लिए क्या होता है कि ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। प्लाज्मा स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक चार्ज्ड गैस होता है, गैसेस पार्टिकल्स है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है। लेकिन ये एग्जिस्ट कब करता है? ये ऐसे नॉर्मल एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है, बहुत ही कूल टेम्परेचर पर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करता है। वहीं दूसरा, अगर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो ये जो एग्जिस्ट करता है ये वेरी लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा खास, आप जिस स्टैंडर्ड में अभी है वहाँ पर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। आपको मेन देखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, कोलाइडल स्टेट, ये सब के सब फिजिकल क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर लेवल पर। अब आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले केमिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। केमिकली क्लासीफाई करने पर मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देखिए, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और उधर मिक्सचर को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात करेंगे ये सब क्या है, इसका डेफिनेशन आज के लेक्चर में बस यही बेसिक कंसेप्ट बात करने वाले हैं। एलिमेंट के 3 टाइप हो जाएंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया गया होगा आपको। और कंपाउंड 2 तरह के हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके बारे में भी बता दें, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं है। और वैसे जब पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब एलिमेंट को
तीन टाइप से डिवाइड कर दिए, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। अब डिफिनीशन देखते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है? एक ऐसा चीज जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ मैटर या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम H2 लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम आपको दिखेगा। अगर O2 लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन उसके अंदर होगा। अगर आप एक बाल्टी पानी लेते हैं, वाटर, तो वाटर क्या होता है? वो H2O से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि वो देखते हैं कि H2O है मतलब कि हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो तरह का हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप पानी पी रहे होते हैं तो आप कभी नहीं बोलते कि अभी हाइड्रोजन पिए हैं, ऑक्सीजन बाकी है। जो जाता है वो दोनों जाता है, इसलिए H2O इज ए सिंगल थिंग। वो क्या है? एक सिंगल चीज़ है। तो H2O एक सिंगल चीज़ है। अगर एक बकेट वाटर आप लेते हैं तो एक बाल्टी पानी में कुछ भी अगर नहीं मिलाते हैं वो प्योर वाटर कहलाता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या हुआ? जो एक ही तरह के सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब आ जाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? इट इज़ द प्योरेस्ट सब्सटेंस। जैसा कि क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योरेस्ट सब्सटेंस के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। अब एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस का टाइप है जो या तो आप बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है इजीली, या फिर आप ना ही उसको बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, या फिर उससे स्मॉलेस्ट पार्ट में आप उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं कि हाँ एक एलिमेंट है, इसको तोड़ करके और दो एलिमेंट आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो एलिमेंट एक बहुत ही बेसिक यूनिट होता है किसी भी सिस्टम का। तो एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सिस्टम, जो कि ना ही बिल्ड किया जा सकता है और ना ही उसको डिसोसिएट किया जा सकता है या डिकम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद याद रखना है कि स्मॉलेस्ट पार्ट जो एलिमेंट का होता है उसी को एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। और अब तक आपको बताए थे कि 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ। अब तक 118 एलिमेंट को देखा जा चुका है, लोगों ने खोज कर लिया है। और एलिमेंट के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि 1 to 57 लोगों को याद हो जाना चाहिए, और सिंबल के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ आगे काम आता है। कंपाउंड, अगला आते हैं कंपाउंड क्या है। जब दो या दो से अधिक तरह के डिफरेंट जो एलिमेंट है निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। व्हेन 2 or more different element combined together in fixed ratio। तो यहाँ पर फिक्स रेशियो को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। फिक्स्ड रेशियो बोलना काफ़ी ज़रूरी है। फिक्स रेशियो नहीं होगा तो कंपाउंड का डेफिनेशन गलत होगा। तो जब दो या दो से अधिक तरह के तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनाते हैं उसको हम कहते हैं यौगिक कंपाउंड। When 2 or more different element combined together in fixed ratio then compound is formed। तो ये कंपाउंड का डेफिनेशन है। कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और जो रेशियो में वो फिक्स होगा वो क्या होगा? बिल्कुल फिक्स होगा, वो न ज़्यादा होगा ना कम होगा। जैसे H2O, मान लीजिए H2O की बात करते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। अब ये इसका रेशियो क्या है? 2:1। अब कोई कहे कि मेरे पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, आप एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेकर के वाटर बना दीजिए, H3O बना दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए ये एसिड हो गया, आप इसको नहीं पी सकते हैं। एसिड कभी पिया नहीं जा सकता है। उसी तरह से अगर हम मीथेन की बात करें, CH4, अगर मीथेन बनाना है तो आपको कार्बन 1 लेना होगा और हाइड्रोजन 4 लेना होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:4 रहेगा। तो कंपाउंड के लिए ये फिक्स रेशियो जो हमने यहाँ पर दिया है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपाउंड होने के लिए क्या है? डिफरेंट एटम है, उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन क्या है? बिल्कुल फिक्स है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड जब भी बनता है, जब भी कंपाउंड बनेगा तो या तो एनर्जी रिलीज होगा या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर कंपाउंड इज फॉर्म आइदर एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब। अब आपने कंपाउंड बनते हुए तो देखा नहीं, वाटर आपको डायरेक्ट मिलता है। आपको बता दें वाटर फॉर्मेशन के साथ साथ हीट एनर्जी भी निकलता है, जिससे हमारा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आपको पता है सराउंडिंग का प्रेशर भी मेंटेन है, 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और
नॉर्मल टेम्परेचर भी एक होता है जो आपको पता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। वो कैसे मेंटेन होता है? कहीं पर कोयला तो जल नहीं रहा है, या बोल सकते हैं कि सनलाइट से आ रहा है। तो हमें कहना है कि कंपाउंड जब भी बनेगा तो उससे या तो एनर्जी रिलीज होगा या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, कुछ तो होगा वहाँ पर। एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी बाहर निकल रहा है, और जहाँ भी एनर्जी बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे आपने एक कप चाय लिया जो कि गर्म था और वो ठंडा हो गया, उसके अंदर का हीट कहाँ गया? बाहर चला गया। तो ये जो घटना हुआ इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, हीट बाहर जा रहा है। जब आप फिर उसको गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे उसके अंदर हीट जाता है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या फिर इंडोथर्मिक हो सकता है। सेकेंड नंबर, कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, छोटा पार्ट होगा, वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। ये याद रखना है आपको कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल। कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है उसके कंपोनेंट का, जिससे कि वो मिल के बनता है, और जो कंपाउंड होता है, दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए कि अगर वाटर इस तरह से बनता है, H2 और O2 से। वाटर कैसे बना? H2 से और O2 से। हाइड्रोजन क्या होता है? कैच फायर। हम यहाँ लिख देते हैं कैच फायर इजली, वेरी फास्ट। हाइड्रोजन जो है एक अच्छा फ्यूल होता है, इसमें तेजी से आग पकड़ता है। और ऑक्सीजन क्या है? आपको पता है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता है। हेल्प इन कैच द फायर, कैच द फायर, आग लगाने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों मिल जाता है, एक आग खुद लग जाता है उसमें और एक लगाने में हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही दोनों मिल जाता है और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, वाटर, तो ये क्या करता है? इसका प्रॉपर्टी बदल गया, ना आग इसमें लग सकता है ना किसी को लगा सकता है। ड्रॉप द फायर, यानी कि आग बुझाने का काम ये करेगा। तो आप देख रहे हैं कंपाउंड बनने के बाद गुण बदल जाता है, और कंपाउंड बनने से पहले जो वो अकेले कंपोनेंट होता है उसका गुण कुछ अलग होता है। सो इट इज द मेन फीचर्स ऑफ कंपाउंड जो आपको याद रखना है। एक मॉलिक्यूल्स होता है, अभी बताएं कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल होता है। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर एक बकेट आप ले रखे हैं और उसमें वाटर आप लिए हुए हैं, ढेर सारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे, मतलब ये पूरा बर्तन की बात करेंगे, तो बोलेंगे कि ये H2O कंपाउंड है। लेकिन जैसे ही एक H2O की बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये क्या है? मॉलिक्यूल है। मतलब हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इज एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना। कंपाउंड इज एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूल का इकट्ठा फॉर्म है। और वैसे कंपाउंड का ओरिजिनल डेफिनेशन आपको बताया जा चुका है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब सिंगल बात हम करते हैं, एक चीज़ की बात करते हैं, मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूल का बहुत बेसिक डेफिनेशन, जब दो या दो से ज़्यादा सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कंबाइंड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। दो हो या फिर दो से ज़्यादा हो, सेम हो या फिर डिफरेंट हो, जब एक साथ कंबाइंड कर लेंगे तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। अगर सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटम है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उसको हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इफ सेम एटम देन इट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड इफ डिफरेंट एटम देन इट इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जितने भी कंपाउंड है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन सारे मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि डिफरेंट एटम होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल होने के लिए डिफरेंट एटम का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस दो एटम का होना जरूरी है, और सेम हो या फिर डिफरेंट हो। तो इसीलिए कंपाउंड के डेफिनेशन पर ये फिट नहीं बैठता है। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है H2O, तो हम लिख सकते हैं क्या क्या इसके बारे में लिख सकते हैं। पहले तो लिखेंगे कि ये कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड है। हम इसे मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं।
इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। और अगर मॉलिक्यूल बात करेंगे तो होमो एटॉमिक है कि हेटेरो एटॉमिक है? चूंकि यहाँ पर डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, डिफरेंट एटम है, तो ये एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर O2 की बात करें, क्या लगता है? ऑक्सीजन है, इसमें सेम एटम है, डिफरेंट एटम आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या है? कंपाउंड नहीं है, नॉट कंपाउंड, नॉट कंपाउंड। लेकिन मॉलिक्यूल तो होगा, बट मॉलिक्यूल, बट इट इज मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल है तो कैसा है? सेम एटम है, इसलिए इसको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट N2। अब इसमें भी सेम एटम है, डिफरेंट एटम तो इसमें है नहीं N2 में, तो ये भी कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन मॉलिक्यूल होगा। और कैसा मॉलिक्यूल होगा? सेम एटम होने के कारण होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इसको। तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज जानना जरूरी है, क्या मतलब निकलता है जब कहीं होमो एटॉमिक लिखा है, कहीं हेटेरो एटॉमिक लिखा हुआ है, कहीं मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, कहीं कंपाउंड है, ये सब जानना चाहिए। CO2, व्हाट इज CO2? CO2 में 2 डिफरेंट एटम है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड। और ये हो जाएगा मॉलिक्यूल भी। मॉलिक्यूल तो हर हाल में होता है। और कैसा मॉलिक्यूल होगा? डिफरेंट एटम होने के कारण ये हो जाएगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जाने, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर, कंपाउंड के बाद है मिक्सचर, मिश्रण। देखिए, कंपाउंड और मिक्सचर के डेफिनेशन में सिर्फ एक चीज़ का फर्क होगा। यहाँ पर देखिए एनी रेशियो हमने लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पर फिक्स रेशियो लिखा था। एक छोटा सा चीज़ डेफिनेशन बदलता है। अगर आप 2 या 2 से अधिक तरह के सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं किसी भी रेशियो में, तो वो मिक्सचर हो जाता है। लेकिन अगर उसका रेशियो अगर फिक्स कर देते हैं तो वही चीज़ कंपाउंड हो जाता है। जैसे वाटर और शुगर, तो शुगर ज़्यादा हो कम हो तो भी वो सॉल्यूशन ही बनेगा। ज़्यादा चीनी रखेंगे तो भी शरबत बनेगा, कम रखेंगे तो भी शरबत बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। इसलिए मिक्सचर बनने के लिए कभी भी फिक्स रेशियो का जरूरत नहीं है। वहाँ हम क्या मेंशन करते हैं? एनी रेशियो। अब मिक्सचर का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जब भी मिक्सचर बनता है तो किसी तरह का कोई एनर्जी न तो बाहर निकलता है और ना ही अंदर आता है। और आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कंपाउंड तो आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन मिक्सचर तो आप बना सकते हैं घर में बैठ करके। शरबत बनाएं और किसी तरह का कोई वहाँ पर एनर्जी में चेंज आपको ना दिखेगा। पानी में ग्लूकोज मिला है, कोई ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, जितना है उतना रहेगा, कोई टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं है। हीट जैसा है वैसा बिल्कुल है। दूसरा कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसके प्रॉपर्टी और मिक्सचर के प्रॉपर्टी दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे शुगर, शुगर क्या होता है? स्वीट। शुगर क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट। वाटर क्या होता है? टेस्टलेस, इसका कोई स्वाद नहीं होता है पानी का। लेकिन जो सॉल्यूशन बनता है उसका, वो फिर क्या होता है? मीठा होता है। तो कंपोनेंट मीठा था तो उसका जो सॉल्यूशन बना वो भी क्या बना? मीठा हो गया। तो इस दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो गया? बिल्कुल सेम। जबकि कंपाउंड में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ करता था। और मिक्सचर के लिए कुछ खास बात यहाँ पर याद रखना है। क्या? कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये आगे के लिए बहुत जरूरी है। होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होता है। 2 सॉलिड का मिक्सचर कभी भी होमोजीनियस नहीं होगा, ये हमेशा क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। अभी जस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो 2 सॉलिड का मिक्सचर, 2 ठोस चीज़ का जब मिक्सचर बनाएंगे ना, कभी भी होमोजीनियस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? हेट्रोजीनियस। ये याद रखें। आपको दूध देखने में लगता है कि होमोजीनियस है। देखिए, होमोजीनियस का मतलब एक समान, एक जैसा। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के। तो दूध देखने में कैसा है? होमोजीनियस। लेकिन रियल में ये होमोजीनियस नहीं होता है, ये होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए यहाँ पर और अच्छे से समझेंगे।
दोनों में हम एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं और हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं। देखिए होमोजीनियस में क्या है कि इसमें जो मिलावट होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। पानी और चीनी को इतने अच्छे से मिला दीजिए कि मिठास सब जगह एक जैसा हो, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं मिलाते हैं तो नीचे पेंदी में चीनी बैठ जाता है, वहाँ पर मिठास ज़्यादा होगा, ऊपर मिठास कम होगा, और इस एक समान सब जगह उसका कंपोजिशन यानी कि मिलावट सही नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो जिसमें मिलावट एक समान है उसको बोलते हैं होमोजीनियस, और जिसमें मिलावट एक समान नहीं है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो होते हैं वो इतना ज़्यादा घुल जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि आप आँख से उसके दाना को देख नहीं पाएंगे, जबकि हेट्रोजीनियस में दाना बड़ा बड़ा होता है, वो आपको दिखाई पड़ेगा हेट्रोजीनियस में। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जो उसमें आप मिलाए हुए हैं, पानी में जो कुछ भी आप मिलाए हुए हैं वो इसमें बैठ नहीं सकता, उसके अंदर सीटिंग टेंडेंसी नहीं होता है, उसके पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि वो पानी में तैरते रहता है, वो बैठता नहीं है। जबकि हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, भारी होते हैं, और वो पानी में नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, वो फ्लोट नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। और सबसे बड़ी बात कि होमोजीनियस के कंपोनेंट को आप अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से। मैंने कहा आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका से अलग कर सकते हैं। और हेट्रोजीनियस में क्या है, इसको तो बहुत ही आसानी से आप अलग कर सकते हैं। छान दीजिएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा। बालू पानी को अगर छानना है, छन्नी से छान सकते हैं, पानी अलग होगा, बालू अलग होगा। मतलब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अगर डिफरेंस आपको करना है तो आप ये 4 पॉइंट हमेशा लिखें, ये डिफरेंस कर देगा कि होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। तो ये था। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या देखे हैं, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर अभी पढ़े, तो एक शॉर्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं और देखते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट को हम ई से लिखेंगे। सॉइल, जो मिट्टी होता है उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, वो एक मिक्सचर हो जाएगा, तो उसको हम एम से लिखेंगे। शुगर सॉल्यूशन, तो ये भी सॉल्यूशन तो मिक्सचर ही होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर। सिल्वर, अब एक अकेला सिल्वर एटम जो कि एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि फिक्स रेशियो में बना हुआ है, इसको बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड को हम बोल देंगे क्या, C फॉर कंपाउंड। टिन क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। सिलिकॉन, ये भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे 118 एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट का नाम यहाँ पर लिखा गया है। कोल किसको बोलते हैं, कार्बन को बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। कार्बन एक एलिमेंट होता है। एयर, अब एयर के बारे में आप पढ़े होंगे, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये मिक्सचर हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिक्सचर मिला हुआ होता है उसमें। सोप भी क्या है, मिक्सचर होगा। मिक्सचर को एम से लिखते हैं। मीथेन CH4 जो कि क्या है, एक कंपाउंड है, CH4। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, कंपाउंड है। ब्लड क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्योंकि ब्लड में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।